कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में बेंगलुरु में स्थित लोक भवन में शपथ ली है। उनके साथ 13-14 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री बने हैं। उनके अलावा 12 और विधायक मंत्री बने हैं, जिसमें सिद्धारमैया के बेटे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी शामिल हैं। तो इस नई सरकार, नई मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी ने किन बातों का ध्यान रखा है, किन समुदायों को साधने की कोशिश की गई है, उसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बटी हुई है कर्नाटक में, जैसे सिद्धारमैया का अपना गुट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का अपना गुट है और शिवकुमार का अपना गुट है, उन गुटों में किन किन विधायकों को मंत्री पद दिया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का भविष्य कैसा हो सकता है, बाकी जो 2 साल बचे हुए सरकार के, उनमें पार्टी कैसा काम कर सकती है और क्या सरकार में रिपीट कर पाने की संभावना भी बनी है या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केशव जी हैं, जो लंबे समय तक बेंगलुरु में रह चुके हैं, वहां की राजनीति को अच्छे से जानते समझते हैं। केशव जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि शिवकुमार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें कांग्रेस पार्टी ने किन बातों का ध्यान रखा है? शिवकुमार के मंत्रिमंडल में जो शिवकुमार की कॉपी बुक स्टाइल रही है उसका ध्यान रखा गया है। डीके शिवकुमार देखिए, 2023 के चुनाव में जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ, जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की थी उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। डीके शिवकुमार के कारण, उनकी राजनीति के कारण वोकालिगा वोट बैंक जो पहले जेडीएस के पास हुआ करता था, एक मुश्त वो टूटकर कांग्रेस में आया, उसका सारा हिस्सा लगभग कांग्रेस में आ गया। और यही कारण है कि जेडीएस जैसी स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी कर्नाटक में 15 सीटों पर सिमट गई। वो इनकी कैबिनेट में भी देखने को मिल रहा है। लगभग समाज के जितने भी प्रभावशाली समुदाय हैं उनको मंत्रिमंडल में समायोजित करने का प्रयास तो किया गया है। हालांकि आई एम श्योर कि ये बहुत ही जल्दी इसका एक्सपेंशन भी होगा। अभी तो केवल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है, ये इनकी संख्या बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि सिद्धारमैया कैंप के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको कि आगे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अभी जो मंत्रिमंडल की तस्वीर है उसमें अगर देखें तो प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं और आप कह सकते हैं कि उनकी करीबी दोनों से रही है, लेकिन कामकाज और विचारधारा के मामले में वो सिद्धारमैया के ज्यादा करीब रहे हैं। हालांकि हम प्रियांक खड़गे को लेकर यह नहीं कह सकते हैं कि वो डीके शिवकुमार कैंप के हैं या इस कैंप के हैं, लेकिन विचारधारा के स्तर पर वो सिद्धारमैया के ज्यादा करीब हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कृष्णा बैरेगौड़ा हैं, ये डीके शिवकुमार के ज़्यादा करीबी जान पड़ते हैं। यतींद्र हैं, वो तो सिद्धारमैया के पुत्र ही हैं। और एक महत्वपूर्ण नाम है, वो है कर्नाटक में, इससे पहले वो गृह मंत्री हुआ करते थे, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जी परमेश्वरा। तो वो भी ऐसा नहीं है कि डीके शिवकुमार कैंप के हैं या सिद्धारमैया कैंप के हैं, उनका एक अपना ही अलग कैंप है। उसी तरह सतीश जरकीहोली है। सतीश जरकीहोली उत्तर कर्नाटक के बड़े नेता हैं और एक समय में तो इनकी महत्वाकांक्षा डायरेक्टली टकरा रही थी डीके शिवकुमार से। और ये भी कहा जाता है कि पहले सिद्धारमैया को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था 2023 में, उसमें एक कारण सतीश जरकीहोली भी थे, क्योंकि आप देखिए कि प्रभाव के मामले में, धनबल के मामले या सामाजिक वर्चस्व के मामले में डीके शिवकुमार और सतीश जरकीहोली दोनों समानांतर हैं। तो अभी जो कैबिनेट बनी है, भले ये डीके शिवकुमार की कैबिनेट हो, इसमें अभी इस वक्त तो सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, सामाजिक संतुलन का प्रतिनिधित्व दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस पर ज्यादा छाप डीके शिवकुमार से कहीं ज्यादा छाप सिद्धारमैया की होगी। बिल्कुल, सिद्धारमैया की छाप होगी। और कहा भी जा रहा था कि पर्दे के पीछे ऐसी कोई डील भी हुई है कि मेरे ज़्यादा विधायकों को मंत्री पद दिया जाए, ऐसा कुछ। इस बार केशव जी हम कुछ बदलाव भी देख रहे हैं कर्नाटक की राजनीति में। अमूमन ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा हो और वो बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहा हो। शिवकुमार जो है वो एचडी देवगौड़ा के पास पहुंचते हैं, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इसके अलावा वो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, येदियुरप्पा, लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व सीएम हैं, उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। जब से ये ऐलान हुआ है कि वो विधायक दल के नेता बने और मुख्यमंत्री बनेंगे, तब से वो तमाम धर्मगुरुओं से मुलाकात कर रहे हैं, संतों से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या आला कमान की ये भी एक कोशिश थी कि जिस तरह से बीजेपी का हिंदुत्व वाली उसकी छाप जो कर्नाटक में बढ़ रही है, उसको शिवकुमार के जरिए रोका जाए, उनके मुख्यमंत्री बनने में बड़ा रोल हो सकता है? बिल्कुल, हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं। बिल्कुल वो निशाने पर है। दरअसल 2028 की तैयारी में यह एक बहुत बड़ा कारक होने जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा राज्य दर राज्य काम कर रही है, कर्नाटका में
अगर हम देखें तो वहाँ के मुद्दे जरूर अलग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कोड तो क्रैक कर लिया है, हिंदुत्व का कोड क्रैक कर लिया है, जिससे वो बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कर पाते हैं। उस स्थिति से निपटने के लिए निश्चित रूप से डीके शिव कुमार सिद्धारमैया से कहीं बेहतर हथियार साबित हो सकते हैं कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि जिस तरह का उनका आचरण रहा है, जिस तरह की उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि सिद्धारमैया की तरह वो हार्ड लाइनर नहीं है, बल्कि वो तो कुंभ में आते हैं, महाकुंभ में आते हैं, योगी जी की प्रशंसा कर देते हैं, उसके बाद सदगुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ गृह मंत्री अमित शाह के साथ आरती में भाग लेते हैं। और उन्होंने समय समय पर, बल्कि मैं तो एक कदम और बढ़ के कहूँगा कि कर्नाटका विधानसभा में आरएसएस का जो संवेद गायन है, वो गाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कोई दूसरा नहीं, वो डीके शिव कुमार ही है। भले उन्होंने एक रेफरेंस में ये गाया था, लेकिन कर्नाटका के विधान सौधा में आरएसएस का संवेद गायन करने वाले विधायक, करने वाले व्यक्ति डीके शिव कुमार ही हैं। तो इनकी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपनी आस्था है, और आस्था निश्चित रूप से व्यक्तिगत होती है, लेकिन जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसकी कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं रह जाती है। आपका कहना एकदम बैंग ऑन है वैभव, कि कांग्रेस शिव कुमार में ये उम्मीद भी देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के रथ को ये रोकेगा। बिल्कुल, शिव कुमार धनबल के मामले में भी काफ़ी मजबूत हैं। 1400 से ज़्यादा करोड़ की संपत्ति उन्होंने घोषित तौर पर बता रखी है अपनी। इसके अलावा उन पर कई सारे केस भी चल रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कई बार निगरानी में रहते हैं, वो जेल भी जा चुके हैं। आपको लगता है कि 2 साल तक केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो शांत रहने वाली हैं, डीके शिव कुमार को बख्शने वाली हैं? हाँ, अब तो ये देखने वाली बात है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में ये वेंडेटा पॉलिटिक्स भी चलता ही रहता है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिनके पास इन एजेंसियों का कमान होता है, वो कहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी हो जाए तो क्या दिक्कत है, जबकि जो सामने वाली पार्टियां होती है, अपोजिशन पार्टी, हमेशा इसे बदले की कार्रवाई करार देती है, बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार देती है। ये देखने वाली बात होगी। निश्चित रूप से सिद्धारमैया, माफ करें, डीके शिव कुमार एक बड़े नेता है कांग्रेस के, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और इससे पहले उन पर कार्रवाई चली है, उनके ऊपर उनके ठिकानों पे छापे मारे गए हैं, यहाँ तक कि उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन अब ये जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि कर्नाटक के लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सिद्धारमैया अभी तक 3 सालों के मुख्यमंत्री थे, 3 साल के बाद अब डीके शिव कुमार उसी विधानसभा में नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप देख लें, पिछले कई वर्षों से 1994 में जब देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे, और फिर उन्हें 96 में यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, भारत का प्रधानमंत्री बनने का, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, मतलब कुर्सी बदली। तो 1994 से लेकर के 2026 तक केवल एक 5 वर्ष का कार्यकाल है, 2013 से 2018 तक, जबकि कर्नाटक विधानसभा में एक ही मुख्यमंत्री रहा था, वो थे सिद्धारमैया। उनसे पहले 1994 से लेकर 2013 तक और 2018 से लेकर 2026 तक कर्नाटक में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपना फुल टर्म पूरा किया हो, कोई भी नहीं। इस बीच में कितने सारे मुख्यमंत्री बने, बोम्मई बने, डीके शिव कुमार तो भी बन रहे हैं, सिद्धारमैया का ये टर्म खत्म होने से पहले ही उन्हें सत्ता छोड़ना पड़ा। जो भी, जिसका भी नाम ले ले, येडियुरप्पा का नाम ले ले, एचडी कुमारस्वामी का नाम ले ले, किसी भी व्यक्ति का नाम ले ले, सदानंद गौड़ा का नाम ले ले, जगदीश शेट्टर का नाम ले, सारे लोग मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए बने, लेकिन टर्म पूरा नहीं कर पाए। तो शिव कुमार, डीके शिव कुमार 2 साल अपना पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां या केंद्र की सरकार भी थोड़ा सोच समझ करके ही यहाँ पर जोखिम मोल लेगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी का ये प्रयोग क्या सफल होने वाला है या नहीं? हम पिछले 5-10 सालों के इतिहास को देखें कांग्रेस पार्टी का, जब कांग्रेस का आला कमान थोड़ा कमजोर था, लोकसभा सांसद ज़्यादा थे नहीं, तब कांग्रेस पार्टी में कई सारे राज्यों में मांग उठी थी कि सीएम बदलो। राजस्थान में हमने देखा था सचिन पायलट का गुट कई बार कह रहा था कि अशोक गहलोत को हटाकर हमें बनाओ। मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ ऐसा हो रहा था, और भी कई सारे राज्यों में। सिर्फ एक राज्य में बदला गया था, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया, फिर भी सरकार बाद में वो दोबारा नहीं बन पाई थी, हार गई। ये वाला प्रयोग आपको लगता है कि फिर से कर्नाटक जिता सकता है कांग्रेस को? बीजेपी भी कर चुकी है, वो येदियुरप्पा को हटा के पिछली बार लाई थी बसवराज बोम्मई को, फिर भी हार गए। भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस से थोड़ा अलग है। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट करने के लिए काम करते। देखिए, उत्तराखंड में उन्होंने
एक कार्यकाल में 2 बार सीएम बदल दिया। एक सीएम को तो 1 साल के अंदर ही बदल दिया था उन्होंने, और फिर पुष्कर सिंह धामी को लेकर आए थे। हालांकि 2022 के चुनाव में धामी खुद की सीट हार गए थे, पार्टी को जिता दिया था, बैक टू बैक सत्ता में आई थी उत्तराखंड में धामी के नेतृत्व में। गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी को निगेट करने के लिए बदला। कई सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ये फॉर्मूला आजमा चुकी है, तो उनके लिए एक अलग विषय है। और अब मुझे यह भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ को छोड़कर आने वाला जो चुनाव है 2023 में, हो सकता है कि सभी विधानसभाओं में मुख्यमंत्री बदल जाए। योगी जी की कुर्सी सलामत रहेगी, ये तो पक्का है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अब ये जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके बड़े बड़े क्षत्रप इसी वजह से पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे फिर हिमंता बिश्वा शर्मा हो, या फिर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो मध्य प्रदेश में। अगर राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट पार्टी में बने हुए हैं तो एक बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। तो अब कांग्रेस को यह महसूस हो रहा है कि नई पीढ़ी को जगह देने का समय आ गया है। अगर अब ये बात मैं आपको अंदरूनी खबर बताऊं तो अब ये बात उस स्थिति में पहुंच गई थी कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नहीं बदलती है, डीके शिव कुमार को उनका मेहनताना नहीं मिलता है, तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल था, कुछ भी संभव था। वो जोखिम लेने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। अगर आज की तारीख में डीके शिव कुमार कांग्रेस के खेमे से निकल जाते हैं, कांग्रेस के शिविर से निकल जाते हैं, तो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। हो सकता है कि ये जो बाकी का 2 साल है वो भी पूरा नहीं कर पाएगी सरकार वहां पे। ये कर भी ले तो अगला चुनाव पक्का वो हारेगी। यहां से कांग्रेस 2028 की तैयारी में लग गई है। आप जो कह रहे हैं मेरी उसमें सहमति है कि कांग्रेस ने अपना स्टांस बदला है, अपनी रणनीति बदली है। अब युवा आवाज को भी वो तरजीह दे रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन की जहां पर आकांक्षा है, जन आकांक्षा है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसी रणनीति के तहत वहां पर सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई है, और निश्चित रूप से निशाने पर 2028 है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी 2024 के बाद से कड़े फैसले जो ले पा रही है, जैसे हमने देखा था केरल में कई सारे लोगों को कहना था कि विधायक ज़्यादा संख्या में वेणुगोपाल के पास है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा में संख्या थोड़ी हो गई है ठीक ठाक, 99-100 के आसपास, थोड़ा बहुत केंद्रीय नेतृत्व मजबूत हुआ है, इसलिए अब फैसलों में उतना ज़्यादा कड़ापन हम देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के हालिया फैसलों में संसद में उनके संख्या बल का कोई योगदान है। यही संख्या बल पिछले 2 साल से है। मैं ये बात मानता जरूर हूं, लेकिन देखिए कांग्रेस ने कभी भी दबाव में फैसला नहीं लिया है। चाहे वो सचिन पायलट का मामला हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो, या फिर हिमंता बिश्वा शर्मा का ही मामला क्यों ना हो, कांग्रेस ने दबाव में फैसले नहीं लिए। ये कांग्रेस की एक सबसे अच्छी बात है, उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है। लेकिन अगर अभी आप ये कहते हैं कि 99 सांसद हैं इसलिए उनकी जो उनका हाई कमान है, उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, एक पॉलिटिकल एक्यूमेन के हिसाब से यह सही हो भी सकता है। लेकिन 99 सांसद से क्या ही हो जाता है। अगर किसी को किसी राज्य स्तर पर विद्रोह करना है, उसमें सांसदों की भूमिका ना के बराबर होती है। और ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। कांग्रेस में गांधी परिवार की वही भूमिका 2014 में भी थी, वही भूमिका 2019 में भी थी, 24 में और 26 में भी वही है। सारे फैसले वहीं लिखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गांधी परिवार उस समय में कमजोर था, अभी ये स्ट्रांग हुआ है। ये एक परसेप्शन हो सकता है। हाँ, संख्या बल का अपना कॉन्फिडेंस जरूर आता है। अगर वो 54 से, माफ करें 54 भी नहीं, 44 हो गए थे ना 2014 में जी, तो 44 से 99 पर आए हैं, तो इसका कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। शीर्ष नेतृत्व में भी ये कॉन्फिडेंस आया होगा, और ये स्वाभाविक है। फैसलों में अगर ये दिखता है तो ये शुभ संकेत है प्रजातंत्र के लिए। सिद्धारमैया रिटायर हो गया, कुछ नहीं करने वाले? नहीं, सिद्धारमैया आप लिख कर ले लीजिए कि ये बतौर सीएम जितना एक्टिव थे उससे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। और मुझे लगता है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि डीके शिव कुमार को जितना अपोजिशन से चुनौती है, उससे कहीं अधिक चुनौती सिद्धारमैया से होगी। एक तो सिद्धारमैया के जो शासन की शैली है, उसके साथ किस तरह संतुलन बिठाते हैं, वह भी महत्वपूर्ण होगा। जो सिद्धारमैया ने लकीर खींच रखी है, उसको किस तरह ये देखते हैं, और अपनी बड़ी लकीर कैसे खींचते हैं। जो सिद्धारमैया के शासनकाल में पिछले 3 सालों में वहाँ पर जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स चल रही थी, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को कैसे ये बैलेंस करेंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं डीके शिव कुमार के पास। अंदरूनी चुनौतियां
भी महत्वपूर्ण है और सिद्धारमैया से ये कैसे निपटते हैं ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, तो डीके शिव कुमार के सामने अभी अगले 2 सालों में बहुत सारी चुनौतियां हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, और उनके कंधे पर एक जिम्मेदारी भी है कि फिर से वो 2028 में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएं और आला कमान से उन्होंने जो भी वादा किया होगा उन वादों को पूरा करें। तो ये रहा कर्नाटक की वर्तमान मौजूदा राजनीति का विश्लेषण। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी नई खबर आएगी वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। देश दुनिया की और भी तमाम खबरों के लिए आप वन इंडिया पर बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.